taking this risk because I already don't have that much of time. People getting tortured, raped. The Chinese can enter in any time and kill me. It's simple as that. कसिनो, बेडिंग ऐप, कलर ट्रेडिंग प्लस ये डिजिटल अरेस्ट, ये चीज़ों तो बहुत सुनी होगी आपने 2024 में। एग्जैक्टली ये है क्या, लोग कर क्या रहे हैं, इससे पैसा कैसे कमा रहे हैं, इसके प्रमोशंस वगैरह भी आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब पे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज के डेट में इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पे, आपने बहुत सारे आपके आइडल्स होंगे जो भी जिनके वीडियोस आप देखते होंगे, तो वो भी इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। वो भी बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े पैमाने पे इनको पैसा मिल रहा है इसको प्रमोट करने के लिए। आप ट्रेडिंग करो, आप कलर ट्रेडिंग करो, प्रिडिक्शन करो, इनसे आपको अच्छे खासे पैसे आने होंगे। तो ये एग्जैक्टली है क्या, स्कैम हो क्या रहा है, किसके साथ हो रहा है, पैसे किसके जा रहे हैं, इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बारे में। यहाँ पे चीज़ें हैं कि आज के डेट में बहुत बड़ी स्कैम फैक्ट्रीज यहाँ पे बनी हुई हैं, जो कि लोगों से ठगा जा रहा है, पैसे वसूली किए जा रहे हैं, उनको एक तरीके से हैरेस किया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऐसे कंट्रीज जैसे म्यांमार हो गए, कंबोडिया हो गए, लाओस हो गए, वियतनाम हो गए, थाईलैंड हो गए, इनके नाम आज के डेट में बहुत ही फेमस हैं। इन कंट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े ऐसे स्कैम फैक्ट्री चल रहे हैं जिनके थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ में स्कैम किए जा रहे हैं, लंबे चौड़े पैमाने पे पैसे उनसे वसूल किए जा रहे हैं और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ना इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर पा रहा है, ना वहाँ की लोकल गवर्नमेंट कुछ कर पा रहा है, क्योंकि इनको ऐसा ट्रैप किया गया है, ऐसे लोग मिले हुए हैं कि उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक बार अगर बंदा उसमें फंस जाता है तो वो कहीं किसी तरीके से वो बाहर नहीं आ सकता है। पहले बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मेनली ये स्कैम फैक्ट्रीज चल रही हैं। पहले पे आ जाता है कंबोडिया, जो कि बहुत ही फेमस है 2024 के बाद की। कंबोडिया में बहुत सारे जॉब वैकेंसीज चल रहे हैं, वहाँ पे सैलरीज वगैरह अच्छे दे रहे हैं, तो वहाँ के लिए लोग जा रहे हैं। सेकंड पे आ जाता है म्यांमार। तो म्यांमार आज के डेट में बहुत स्थिति वहाँ पे ख़राब है, तो कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह या न्यूज़ चैनल देखने के बाद वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं, बट उसका भी रास्ता एजेंट लोगों ने ढूंढ रखा है कि कैसे म्यांमार उनको बुलाना है। वो थाईलैंड के नाम पे बुला लेते हैं या फिर वियतनाम के नाम पे बुला लेते हैं। फिर थर्ड आ जाता है आपका लाओस। ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज के डेट में बहुत बड़ा स्कैमिंग हब चल रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी मिली हुई है इनसे। अब मेनली प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बता दूं, चाइना जो कि बहुत लार्जेस्ट कंट्री है आज के डेट में, इन्होंने क्या किया, इस कंट्रीज़ में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, गवर्नमेंट के साथ टाई अप किए हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो जैसा कि कंबोडिया सबसे नंबर 1 पे आता है जॉब रैकेट्स के बारे में या स्कैम फैक्ट्री के बारे में, ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको सुनने में कभी आया होगा या फिर कभी भी आप जॉब ट्राई करोगे अब्रॉड में जाने के लिए, तो आपको ये चीज़ें आपको हिट होगी कि हाँ, ये चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो पहले तो ये आते हैं कंबोडिया में मेनली जॉब रैकेट्स चल रहे हैं, जो ये स्कैम फैक्ट्रीज़ हैं। कंबोडिया में सबसे बड़ा हब है, वहाँ बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली लोग फंसे हुए हैं और मेरे कुछ ऐसे नोन के लोग हैं जो आज के डेट में फंसे हुए हैं, उनसे मेरा बातचीत भी होता है। कुछ लोग भाग भी गए हैं और कुछ लोग आज के डेट में फंसे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे। तो ये जॉब रैकेट चलता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि आप जॉब ढूंढ रहे हो अब्रॉड में, किसी भी कंट्री में अच्छी सैलरी के साथ आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि इंडिया में आपको जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है या फिर उतनी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से आपको इतनी अच्छी जॉब या फिर सैलरी मिल सकती है। तो अगर आपको कोई नियर बाई में एजेंट आपको ऑफर करता है कि आपको $800 या फिर $1000 सैलरी मिल रही है, जो कि आपको कुछ करना नहीं, इसमें कंप्यूटर ऑपरेट करना है या इलेक्ट्रिकल वर्क है या टीचिंग वर्क है या ऑनलाइन कुछ ऐसे वर्क्स प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आपको करके आप $1000 कमा सकते हो। $1000 आज के दिन में इंडिया का 85,000 रुपीज़ होता है पर मंथ। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसके लिए कोई भी पर्सन अट्रैक्ट हो जाएगा और एग्री कर जाएगा वो जॉब के लिए। तो एजेंट से आप मिलते हो, एजेंट ने आपको पूरा रिक्वायरमेंट बताया कि ये आपका सैलरी पैकेज रहेगा और जो भी एक अमाउंट उन्होंने फिक्स किया 2 लाख 2.5 लाख उनकी फ़ीस होती है, तो आप उसके लिए एग्री करते हो। तो उसमें टर्म्स कंडीशंस क्या रखते हैं एजेंट्स कि आपको विजिट वीज़ा पे भेजा जाएगा, आप वर्क परमिट पे कंपनी आपको नहीं बुला रही है, आप विजिट वीज़ा पे जाओगे और उस विजिट वीज़ा को वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा एज अ वर्क परमिट या बिजनेस वीज़ा। तो अगर मैं सच बताऊँ तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि
हर कंट्रीज़ में ये नियम है लगभग कि आप वो टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एजेंट आपके दिमाग में ये चीज़ें भरते हैं कि ये कंपनी का प्रोसेस है। तो आप अगर गूगल भी करते हो तो ये चीज़ें आपको गूगल में निकल के आती है कि हाँ ये चीज़ें प्रोसेस है। तो डे बाय डे आप एजेंट्स के ट्रस्ट करते हो। एजेंट्स आपको कंबोडिया भेजता है डायरेक्टली कि आप कंबोडिया जाओ। कंबोडिया में उनके लोग होते हैं जिसे आपको कांटेक्ट करना होता है, आप वहाँ पे जाते हो, उनसे कांटेक्ट करते हो, वो आपको ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ से आप कभी वापस नहीं आ सकते हो। तो दो ही चीज़ें हैं कि अगर आप वहाँ जैसे भी पहुँचते हो, आप वो चीज़ें जब भी देखोगे एक बड़ा सा कंपाउंड होगा और ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे बहुत सुनसान होता है, जंगल एरिया में या बहुत आउटर एरिया में वो कंपाउंड्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बाहर से सिक्योरिटीज़ बहुत टाइट होता है, उनके पास आर्म्स होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, हाईली सिक्योर एरिया होता है। वहाँ पे कोई भी लोग बाहर ही नहीं जा सकता है। उस कंपाउंड में आपको एजेंट ले जाके छोड़ देता है अंदर और वो बाहर आ जाता है। और एक बार जब आप वहाँ पे एंटर कर जाते हो तो अब आप कुछ भी कर लो, आप बाहर नहीं आ सकते हो। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले आपके बैग वगैरह चेक करते हैं, आपके पास कुछ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। चेक करने के बाद आपसे पासपोर्ट ले लिया जाता है, ये बोल के कि आपके वीज़ा को हम कन्वर्ट करवाएंगे, हमें वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। आप अपना पासपोर्ट हैंड ओवर कर देते हो। आपको एक डोमेट्री एरिया दे दिया जाता है जिसमें 6-7 लोग आपके ही लोग इंडियन पाकिस्तानी मिक्स होके वहाँ पे रहते हैं, वहाँ स्टे करते हैं। खाना पीना बहुत ही फर्स्ट क्लास होता है। उस कंपाउंड में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। उस बिल्डिंग्स में हज़ारों की तादाद पे वहाँ पे चाइनीज़ स्कैम कंपनीज हैं। एक कंपाउंड में पूरा एक ग्रुप ने एक बंदी का नहीं है, वो एक कंपनीज नहीं है, वहाँ पे लाखों कंपनीज है, हज़ारों कंपनीज है जो ऑपरेट कर रही हैं। उनके अलग अलग वर्क है, अलग अलग तरीके का वो स्कैम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कलर ट्रेडिंग हो गया, आपके टेलीग्राम लिंक में भेज के आपको ज्वाइन करवाते हैं, वहाँ पे प्रिडिक्शन लगवाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। हनी ट्रैप हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। आपको डोमेट्री दिया जाता है, खाने पीने के लिए दिया जाता है। अब आ जाता है जब आपको जॉब ज्वाइन करवाया जाता है, आपको नेक्स्ट डे आपको ऑफिस में बुलाते हैं, बैठाते हैं, एक स्क्रिप्ट देते हैं कि स्क्रिप्ट को आप उसको रीड करो, इसको याद करो और आपको कैसे कैसे वर्क करना है। एक कंपनी के अंदर आपने एंटर किया, आपको ऑफिस के अंदर एंट्री मिला, आप ऑफिस के अंदर आपको मिलेगा एक आपका खुद का कंप्यूटर मिलेगा, आपको एक फ़ोन भी मिल जाएगा कंपनी की तरफ से जो कि बहुत ही हाईटेक आईफोन्स होते हैं, मेनली वो आईफोन से ही वर्क करते हैं। और उसके बाद स्क्रिप्ट दे दिया जाता है। तो आपके जो नियर बाय में लोग रहते हैं, इंडियन पाकिस्तानी इसी तरीके के लोग रहते हैं। और आपका जो ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि ट्रांसलेटर भी उसमें ज़रूरी है, क्योंकि चाइनीज़ लोग ज़्यादातर इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, नहीं भैया बोल पाता है, तो एक ट्रांसलेटर रखते हैं जो कि मलेशियन चाइनीज़ होते हैं या फिर कंबोडियंस होते हैं जिनको चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज आता है या हिंदी आता है, जिससे आपका और जो ओनर का है वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो मेन तो ये हो गया। फिर मैनेजर हो गया और आपकी तरह स्टाफ हो गया जो कि आपके साथ वहाँ पे काम करने वाला है। तो डेली बाय डेली वहाँ पे लोग एंटर करते रहते हैं, काम के लिए आते रहते हैं, बाहर से करते हैं। आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, अब इस स्क्रिप्ट को रीड करो, फिर आपको यहाँ से काम स्टार्ट करना। अब स्क्रिप्ट में एग्जैक्टली होता क्या है डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का स्कैम करना है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन करवा देते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए टेलीग्राम पे कि आप अर्न करो, उसमें बस कुछ नहीं करना, आपको रिव्यू करना है, गूगल में रिव्यू करना है होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, ऐसे फूड के, आपको 5 स्टार दिलवा के और आपको पेमेंट्स मिलते हैं, पर रेटिंग पे आपको पैसा मिलता है। और उसके बाद आ जाता है फिर किलर। ये जब डेटा एक बार कलेक्ट हो जाता है कि आपको पैसा दे दिया है उन्होंने एक रिव्यू पे, उसके बाद आपने एक तरीके से ट्रस्ट कर लेते हो कि हाँ अब ये अच्छा चीज़ है, हमें पैसा मिल रहा है। सेकंड आ जाता है वो आप ही से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अब आप करते भी हो क्योंकि आपने उनके जरिए पैसे लिए हैं, आपको पैसे मिले तो आप कर लेते हो ये ट्रस्ट करके कि हाँ मुझे यहाँ से पैसे मिले तो मैं इसको इन्वेस्ट करके मैं इसको डबल, ट्रिपल, 3x, 5x तक मैं कर लेता हूँ। तो वो करके वो तरीके से पूरा बैंक बैलेंस आपका खाली कर देते हैं, स्क्रिप्ट रीड करवाते हैं। अगर ये काम आप पहुंचने के बाद आप वो नहीं करते हो तो आपको टॉर्चर किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, रूम में बंद कर दिया जाता है, डार्क रूम में 3-4 दिन के लिए, खाना पीना बंद कर दिया जाता है, वो फीड नहीं करते अच्छे तरीके से। सैलरी का तो आप भूल जाओ, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला होता है इस काम में से, क्योंकि एक बार बस लालच देख के बुला लिया जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है इसमें। तो ये अगर जॉब ट्रैप में आप फंस जाते हो तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी भी बताऊंगा एग्जैक्टली एक बंदे के साथ जो यूपी का बंदा था, वो वहाँ पे गया था, उसको इलेक्ट्रिकल जॉब के लिए बुलाया गया था। उसने एजेंट दिल्ली के एक एजेंट से कांटेक्ट किया, उन्होंने 1.5 लाख में उनको कंबोडिया के लिए भेज दिया।
कंबोडिया का इमिग्रेशन कुछ इस समय सख्त है, तो उसकी वजह से उसको पहले वियतनाम भेजा गया विजिट वीज़ा पे। वियतनाम बॉर्डर से वाया लैंड बॉर्डर उनको बॉर्डर क्रॉस कराया गया कंबोडिया में एंटर करने के लिए। फोनम फेम कैपिटल है, वहाँ पे पहले उसको भेजा गया। वहाँ पे एजेंट्स थे सन्नी के नाम पे। तो अब ये नाम असली है नकली है ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि इसी नाम से वो बहुत फेमस है और कंबोडिया में वर्क कर रहा है। वहाँ पे जाने के बाद उनको कंपनी में इंटरव्यू के लिए ले जाया जाता है। इंटरव्यू दिला के यही चीज़ें उनको स्क्रिप्ट वगैरह मिलती है। तो वो लड़का क्या करता है कि वो सीधा डिनाई कर देता है कि मुझे ये काम नहीं करना, ये देख के कि उसे खुद अपने इंडियन लोगों के साथ स्कैम करना है। उसे बुलाया गया था दूसरे काम के लिए, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, लेकिन जब पहुंचने के बाद उन्होंने सारे अपने वर्डिंग्स चेंज कर दिए कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करना है और आपको मंथ के एंड में इतनी सैलरी मिल जाएगी। तो वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, अब मैं आ गया हूँ, मैंने पैसे भर लिए हैं तो मैं करूँगा। जब उसे स्क्रिप्ट मिलती है उससे पता चलता है कि ये स्कैम है प्रॉपर, तो वो अपने एजेंट से बात करता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे ये चीज़ें नहीं करना है। जब एक बार वो डिनाई करता है तो एजेंट उसको थोड़ा सा कन्विंस करता है कि यार 2-3 दिन हो गए हैं, अभी 15 तारीख को आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, अभी 15 तारीख तक आप रह लो वहाँ पे, उसके बाद से आपको वहाँ से हम निकाल देंगे। तो वो बंदा एग्री हो जाता है, ठीक है इतने दिन बीत गए हैं तो 15 दिन और 15 तारीख को हमें सैलरी मिल जाएगी, तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। और एग्जैक्टली 15 तारीख को उसको $600 उसको सैलरी मिलती है, क्योंकि वो 1 महीना पूरा नहीं कंप्लीट करता है, वो मंथ के बीच में आता है, तो उसको 20 दिन का अप्रॉक्सीमेटली $600 उसको मिलता है। अब वो तो खुश हो जाता है कि चलो मुझे पैसे मिल गए हैं। अब उसके बाद वो एजेंट को बोलता है कि अब मुझे आप बाहर निकालो, मुझे नहीं करना है, मुझे मेरी सैलरी मिल गई है। फिर एजेंट उसको कन्विंस करता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद फिर सेम वही डायलॉग बोलता है कि आप कुछ टाइम और रुको, सेकेंड सैलरी आ जाएगा तो आपको मैं निकाल दूंगा वहाँ से। तो एग्जैक्टली करते क्या है वो ब्रेन वॉश करते हैं कि आपके जब हाथ में पैसा आता है ना तो आप एक बार के लिए कन्विंस हो जाते हो, ठीक है यार कर ही लेते हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी अच्छी सैलरी कोई देने वाला नहीं है तो कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इससे कन्विंस नहीं होते हैं, उनको नहीं करना होता, उनको बस निकलना होता है। तो उसने फिर से बहुत ही टाइटली अप्रोच किया एजेंट्स को। जो एजेंट्स इंडिया में था उसको भी कॉल किया, कंबोडिया में जो एजेंट से मिला था उसको भी उसने अप्रोच किया और बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला कि मुझे अब यहाँ से निकालो, अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ कर बैठूंगा तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की होगी। तो ठीक है कंबोडिया का एजेंट उसको बोलता है कि ठीक है आप 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के अंदर पुलिस वहाँ पे आएगी, आपको वहाँ पे प्रॉपरली वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर ले आएगी और आपको आपके कंट्री भेज दिया जाएगा। तो वो शांत हो जाता है, ठीक है मैं वेट करता हूँ। और नेक्स्ट डे क्या होता है, दूसरे कंपाउंड से 4 चाइनीज़ आते हैं, चाइनीज़ लोग सिविल में, और वहाँ पे उसी ऑफिस में घुस के वहाँ पे बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं कि ये बंदा कौन है और किसने ये कंप्लेन किया कि मुझे बाहर जाना है, कौन वो बंदा। अब वो बंदा डर गया वहाँ से, तो उसने अब एजेंट्स को बताना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसने ये सोचा कि मैं तो बता रहा हूँ एजेंट को कि मुझे यहाँ से बाहर निकलो, और एजेंट ने मुझे बोला पुलिस भेजेगा, बट ये चाइनीज़ बंदे कैसे आ रहे हैं, मतलब सब मिले हुए। अब उसको ये आइडिया लग गया था, तो उसने अब उसके बाद उसने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे यहाँ से निकलना है। उसने जो लोकल लोग थे जो उनके साथ काम कर रहे थे उनसे बातें करनी स्टार्ट की, तो उसमें से एक बंदा भी बहुत फंसा हुआ था, सफ़र कर रहा था, तो उसने कंप्लेन किया ऑनलाइन एम्बेसी वगैरह में, पुलिस वगैरह में कॉन्टैक्ट पाए, बहुत जुगाड़ लगाया। तो हुआ क्या कि वो जुगाड़ लगाए, फिर वो बातें लीक हुई, 4-5 चाइनीज़ आए और सबको बाहर निकाले, उस ऑफिस से बाहर निकाले, कंपाउंड में लाइन से सबको खड़ा करके एक बंदे को बीच में रख के उसी के जूते से उसको 1-1 घंटा तक मारते हैं, और बहुत गंदे तरीके से मारते हैं। और मारने के बाद उसको 2nd फ्लोर पे ले जाके वहाँ से धक्का दे देते हैं। मतलब एग्जैक्टली उनके अंदर कोई भी इंसानियत नहीं होता, वो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो उसको धक्का, उसके पैर वगैरह टूट जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और हॉस्पिटल होता भी क्या है उस कंपाउंड के अंदर, मतलब उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास जिम अपना है, बार है, हॉस्पिटल्स है, कैंटीन से सारी चीज़ें उनके कंपाउंड के अंदर ही मिल जाता है आपको। तो बाहर वो बाहर जाने नहीं देते, इसलिए वो अंदर ही सारी चीज़ें बना के रखते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अंदर चीज़ें आप ओके कर सकते हो। तो उसको मारा गया। तो एग्जैक्टली क्यों किया गया ये चीज़ें, सबके मन में डर बैठाने के लिए कि अगर कोई ट्राई कर रहा है बाहर जाने के लिए तो वो चीज़ें ना करे। तो ये चीज़ें कुछ टाइम बीतने के बाद अब उसे ये चीज़ें समझ में आ गई कि उसका निकलना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो उस बंदे ने सारी चीज़ें हाँ पे हाँ मिलाई कि ठीक है
मैं करता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता रहूँगा बाहर निकलने के लिए। तो उसने बहुत ही प्रेशर किया एजेंट को, और उसने लास्ट वार्निंग दिया कि अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर नहीं निकाला जाएगा तो मैं यहाँ पे सुसाइड कर लूँगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। मैं वीडियो वगैरह सारी शूट कर रहा हूँ, मेरे पास सारी प्रूफ्स हैं कि जो मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे यहाँ पे भेजा, सारी चीज़। उसने मुझे ब्लैकमेल किया एजेंट को। तो एजेंट ने बोला ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपको बाहर निकालने के लिए। तो वहाँ का जो लोकल एजेंट सन्नी था, तो उसने बहुत कन्विंस किया और उसने फाइनल रिपोर्ट दे दिया कि आप उन बंदों को बाहर निकालो। तो उस बंदे के साथ साथ 8 बंदे और एक ऐसे थे जिनको बाहर निकालने के लिए वो कंपनी एग्री हो गया। वो अलग अलग कंपनीज के थे, बहुत सारे कंपाउंड में अलग अलग कंपनीज थे, तो निकालना स्टार्ट हो गया। अब उन्होंने किस तरीके से उसको निकाला, इस पे आते हैं। अब हुआ क्या कि वो बंदे को अभी हो गया कि अब वो निकलना है, तो उसने अपना बैग वगैरह पैक किया, पासपोर्ट उसने ले लिया। तो कंपनी के मेंबर ने उसका पहले फ़ोन फॉर्मेट पूरा कर दिया, प्रॉपरली फ़ोन उसका फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि कुछ कंपनी के रिकॉर्ड्स होते हैं तो रिस्क नहीं लेते हैं, तो उन्होंने फॉर्मेट कर दिया, बैग पैक कर लिया। अब उसको ले आए सब लोग कंपाउंड में लाने के बाद एज इट इज़ जैसे उसने अपना कंपनी का जो मेन कंपाउंड का गेट होता है, मेन जिससे एंटर करते हैं, उस गेट में जैसे उस बंदे ने एग्जिट किया, कैमरा को वहाँ से बंद कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर कपड़े ढक देते हैं ताकि बाहर का कुछ रिकॉर्ड ना हो। अब उनके पास ये रिकॉर्ड हो जाता है कि बंदे को हमने कंपनी से निकाल दिया, प्रॉपरली उसे हमने यहाँ से निकाल दिया, उनके पास ये रिकॉर्ड हो जाता है। और जैसे वो बंदा कंपाउंड से बाहर कदम रखता है, वहाँ पे 5-6 चाइनीज़ रहते हैं, तो उसको वहाँ से किडनैप करके गाड़ी वैन के अंदर डालते हैं और उसको ले जाते हैं सीधा, और मारते मारते ले जाते हैं। वो इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। और ये रियल इंसिडेंट्स है, मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। और जिस बंदे के साथ ये हुआ है, मैं उसकी वीडियोस वगैरह भी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको भेजूंगा, आप देख सकते हो वो चीज़ें। उसको इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और वो होश में नहीं रहता, बहुत गंदे तरीके से मारते हैं। और 4-5 लोग मिल के एक बंदे को कंटिन्यूसली लगभग 1 घंटे तक मारते ले जाते हैं। और जब देखते हैं कि बंदा अब होश में नहीं है, तो उसे वहाँ फेंक देते हैं। मतलब वो थोड़ा सा जंगल एरिया होता है, एक वहाँ पे पोखरा होता है छोटा सा, उसी के बाद उसको फेंक देते हैं। फेंकने के बाद भी वो सब उतर के उसको चेक करते हैं कि जिंदा है कि मर गया। तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक से भी मारते हैं, स्टिक होता है उनके पास इलेक्ट्रिक, उसे उसको करंट देते हैं, मारते हैं। तो वो बंदा थोड़ा सा नॉन सिक्योर हो जाता है, समझ जाता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो अपने सांस वगैरह रोक लेता है, हिलना वगैरह बंद कर देता है। जिससे चाइनीज़ लोगों को लगता है कि अब ये रहा नहीं, तो वो अपना उसको छोड़ के, उसका बैग फेंक के, पासपोर्ट वगैरह वहीं फाड़ के अपना छोड़ देते हैं और वो अपना निकल जाते हैं। और ये बस उसके साथ नहीं होता, जो 8 के 8 बंदे निकलने वाले थे, उस सबके साथ वही हश्र होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, वो एक ही साथ 8 लोग को नहीं निकाले, वो बारी बारी से एक एक करके वो निकालते थे। और सब बंदों के साथ वही चीज़, सेम इंसिडेंट्स का, उनको मारते पीटते थे और उनको ये फेंक देते थे। क्योंकि अब उन्होंने अपने एजेंट्स को इतना कन्विंस कर लिया था, इतना प्रेशराइज कर लिया था, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो उनके पास तो रिकॉर्ड हो जाता है कि एजेंट को भेजने के लिए या जो भी कंप्लेन वगैरह करते हैं कि देखिए हमने तो बंदे को निकाल रखा है, अब उसके बाद कोई हमारा कांटेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता आपका बंदा कहाँ गया। तो एग्जैक्टली वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनको मारते पीटते हैं, कुछ लोग को जान से मार देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, अधमरा कर देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं पासपोर्ट फाड़ के। तो उस बंदे के साथ ऐसा हुआ। एज इट इज़ जब उन लोग वहाँ से गए, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा होश में आया, पानी वगैरह पिया और वो अपना बैग उठाया और थोड़ा सा जब आगे चला तो उसे थोड़ा सा 1-2-3 घर उसको दिखना स्टार्ट हुआ। ये रात का टाइम था, रात के 10-11 बजे का उसका टाइम था। वो उस घर पे जाता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि उनको इंग्लिश आता नहीं है कंबोडियंस को, और ये कंबोडियंस बोल नहीं सकते हम लोग। तो उसने अपने हाल को दिखा के उसने बस फ़ोन मांगने की कोशिश की, मुझे आप सेल फ़ोन दे दो, मुझे अपने घर पे इन्फॉर्म करना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसने बहुत कन्विंस किया। तो उस लोकल बंदे ने या लोकल जो फैमिली थी उसने अपना फ़ोन दिया, उसने व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, अपने भाई को इंडिया में फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे इस हालत में मैं हूँ, अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और मैंने एजेंट को ऐसा ऐसा बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो फिर उसका जो भाई है, जो इंडिया में भाई बैठा है, उसने वो चीज़ें एजेंट को बताई। उसने बहुत प्रेशराइज़ किया, बहुत सारी धमकियाँ भी दी कि अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो एजेंट्स वगैरह अपने बंदे वहाँ पे भेजते हैं, एक गाड़ी भेजता है, उस गाड़ी पे वो बंदा बैठता है, उसको ले जाया जाता है फोमफेम की तरफ। जब फोमफेम की तरफ उसको ले जाया जाता है तो बीच में पड़ते हैं कुछ ऐसे पुलिस के बूथ पड़ते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट, अगर जो टूरिस्ट वगैरह ट्रैवल करते हैं तो उनके पासपोर्ट वगैरह चेक होता है। तो उस बंदे का एक्चुअली ओवर स्टे हो चुका था 3 महीने का, तो उसके पासपोर्ट वगैरह को चेक किया। उसने वहाँ पे भी फ़ाइन उसको भरना पड़ा, $1000 के आसपास उसने भरा, फिर उसको आगे जाने दिया गया। जब वो सिटी के अंदर पहुँचा, अपना पहले ट्रीटमेंट करवाया हल्का फुल्का, जो भी वो पहले होश में आया सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से उसको मारा गया था। तो
उसको पहले ट्रीटमेंट करवाया गया। उसके बाद वो एम्बेसी विजिट किया, एम्बेसी में इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाया, जो पेनल्टी वगैरह भरा था, जो बचा था उसने भरा, टिकट बुक किया, वो एज इट इज़ फिर इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद वो तो एक तरीके से अनकॉन्शियस था, उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया। तो उसके साथ जो हुआ था, वो खुद डरा हुआ था कि भाई मैं कैसे कैसे बाहर निकल के आया हूँ। और इस तरीके के लोग बहुत सारे तादाद पे कंबोडिया में फंसे हुए हैं। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस में लोग फंसे हैं जो मन से नहीं करना चाहते वो काम, उनसे प्रेशराइज लाइक फोर्सफुली उनसे करवाया जाता है स्कैम, बहुत लंबे पैमाने पर उनसे जॉब करवाया जाता है। तो ये तो हो गया एक बंदे का कहानी। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका कुछ भी नामो निशान नहीं मिला, वो लाइक गायब ही हो गए एक तरीके से कंपनी से निकलने बाद। इट मीन्स वो जिंदा ही नहीं बचे हैं, वो अपने मुल्क वापस नहीं जा पाए। तो इंडियन एम्बेसी से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें इंडिया बुलाया जाए। पहले भी जहां हमें स्कैम के जॉब में लगा दिया गया था, हमें मालूम नहीं था कंप्यूटर डाटा एंट्री का जॉब कह के हमें यहाँ बुलाया गया था और स्कैम के जॉब में लगा दिया गया था। तो जब भी अगर आप इस ट्रैप में फंसने वाले या ऐसे कोई एजेंट्स आपके साथ बात लाइक उनके कांटेक्ट में हो कि आप भी कंबोडिया या वियतनाम कहीं प्लान कर रहे हो इस एशियन कंट्री में जॉब के लिए, इनफैक्ट थाईलैंड के लिए भी, क्योंकि थाईलैंड के नाम पे भी बुलाया जा रहा है कि म्यांमार डायरेक्टली ना बुला के वो थाईलैंड बुलाते हैं, फिर थाईलैंड से म्यांमार लेके जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं म्यांमार के बारे में बताऊँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सारी चीज़ें आपको, कहानियाँ इसमें समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली होता कैसे है। अगर आपको एक बार के लिए एजेंट कन्विंस भी करता है कि नहीं ये चीज़ें होती हैं कंबोडिया में, बट मैं इस काम के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं तो आपको थाईलैंड भेज रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको सब समझ में आएगी इस वीडियो में। तो ये तो हो गया कंबोडिया का एक बंदे का स्टोरी। अब आ जाते हैं म्यांमार पे। म्यांमार में आज के डेट में मिलिट्री शासन है, गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं है, तो उस वजह से डायरेक्टली म्यांमार लोग जाते नहीं या फिर एजेंट वगैरह भेज नहीं पाते हैं। तब वो करते क्या है, पहले थाईलैंड के नाम पे बुलाते कि आपको थाईलैंड पे जॉब मिलेगा। एज सुन एज पॉसिबल जैसे आप थाईलैंड वीज़ा पे आते हो तो आपको एक रूम दे दिया जाता है, खाना पीना थाईलैंड में दे दिया जाता है, आप यहाँ पे रहो और अभी हम आपको जब भी इंटरव्यू के लिए रहेगा तो हम आपको बुलाएंगे। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद जब शाम का टाइम, रात का टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 8-9 बजता है, तो दरवाज़ा नॉक करता है वो बंदा, बोलता है अपना बैग पैक करो, पासपोर्ट लो और चलो, कंपनी में आपको लगाया जा रहा है रात को ही। अब वो रात को क्यों ले जाते हैं ये भी चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। उसको वैन में बैठाया जाता है और उसको लाइक 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवल कराया जाता है। एग्जैक्टली होता क्या है उसमें कि वो थाईलैंड के बॉर्डर के पास उसको स्टे करवाते हैं और वो 500 किलोमीटर का एक दायरा होता है, उसी में वो 4 घंटा 5 घंटा उसको घुमाते रहते हैं और उस बंदे को पता नहीं चलता कि वो रात का टाइम होता है, कि भाई उस बंदे को लगे कि हम उसे प्रॉपरली एक लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे उनको जॉब वगैरह करना है। तो उसे भ्रम देने के लिए उसको 4-5 घंटा एक ही लोकेशन पे घूमते घूमते रहते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से उतारा जाता है। उतारने के बाद जो थाईलैंड और म्यांमार का जो बॉर्डर है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसके बीच में एक रिवर है, छोटा सा 100 मीटर का एक रिवर है। उसको वहाँ से उतारा जाता है, छोटे बोट में बैठा के उस रिवर को क्रॉस कराया जाता है। उस बंदे को अभी भी आइडिया नहीं है वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है, उसे आइडिया नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा बॉर्डर की तरह दिखता नहीं है। अभी वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा होता है कि आप थाईलैंड बॉर्डर पे हो या म्यांमार बॉर्डर, उसको कुछ भी नहीं पता चलता है। उसको बोट के थ्रू क्रॉस कराया जाता है और जैसे वो क्रॉस करता है 50 मीटर या 100 मीटर पे सारे फेक या स्कैम कंपाउंड्स वहाँ पे रहते हैं, तो उसको उसके अंदर एंटर करवा दिया जाता है। जैसे मैंने कंबोडिया में बताया, एक बार एंटर करने और बाहर नहीं आ सकता, सेम वैसे म्यांमार में होता है। जैसे वो अंदर एंटर करता है, कंपाउंड के अंदर जाता है, पूरा रात वहाँ पे स्टे करता है। जब सुबह उठता है तब उसको पता चलता है वो थाईलैंड नहीं, वो म्यांमार में है। और जब वो थोड़ा सा भी अगेंस्ट होता है कि मेरे पास म्यांमार का वीज़ा नहीं, आपने मुझे म्यांमार लेके आए हो, तो अब वहाँ पे उनकी लैंग्वेज वगैरह, टोनिंग वगैरह चेंज हो जाती है। उनको सीधा चुप कराया जाता है और धमकी दिया जाता है कि यहाँ से आप जा नहीं सकते हो, आपके पास एक ही सिंगल ऑप्शन है, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सही से कर लोगे तो वेल एंड गुड है कि आपको पैसा मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो मार पीट करके वो काम करवाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। तो ये तो हो गया म्यांमार का। म्यांमार की अगर आप बोलते हो कि मैं म्यांमार, लाइक कोई बोलता है कि म्यांमार आपको जॉब करने जाना है, तो आप कंपेयर करते हो कि यार म्यांमार की कंडीशन सही नहीं है, मैं क्यों ही जाऊँगा जॉब करने, इस बेटर कि मैं इंडिया में ही जॉब करूँ। तो म्यांमार में भी काम करने के लिए आपको थाईलैंड का सपोर्ट लिया जा रहा है कि थाईलैंड में बुलाते हैं, थाईलैंड के नाम पे कि थाईलैंड में जॉब है, और थाईलैंड से आपको म्यांमार की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं आपको म्यांमार नहीं, आपको थाईलैंड बुलाया जा रहा है, तो ये चीज़ों पे आप कभी मत फंसना, क्योंकि एग्जैक्टली ये सारे ट्रैप हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। कंबोडिया का गवर्नमेंट मिला हुआ है, आपको म्यांमार का गवर्नमेंट, सब लोग मिले हुए हैं इसमें, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
अगर आप बहुत ही प्रेशर करते हो ना अपने एजेंट को, अगर एजेंट का कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होता है उस कंपनी के थ्रू, तो वो ट्राई कर सकता है निकालने के लिए, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप एक बार कंपाउंड क्रॉस करते हो तो आप बचते भी हो कि नहीं, आप बच नहीं सकते हो इसमें। तो इससे बचने का तरीका भी क्या है मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगा, और कोई भी लोग जो फंसे हैं इस चीज़ों पे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं उनको बताऊंगा। क्योंकि थाई और म्यांमार के बॉर्डर में एक एनजीओ है जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, एक महिला है जो ये चीज़ें रेस्क्यू करती हैं, मेनली यही एनजीओ चलाती है वहाँ पे जो भी लोग वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। तो इसमें होता क्या कि म्यांमार के जो बॉर्डर्स वगैरह अगर कोई बंदा छुप छुपा के बच भी जाता है, भाग जाता है, तो वो भागता कैसे एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ लोग भागे हुए हैं वहाँ से, ऐसा नहीं कि फंस गए तो भाग नहीं सकते हो, वो अपना जान दाव पे रख के वो चीज़ें भागते हैं। तो जब भी वो कंपाउंड क्रॉस करते हैं रात बिरात में, अब आते हैं तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है उस रिवर को क्रॉस करना। तो जो रिवर का साइड होता है, जैसे कंबोडिया का एक साइड हो गया, ये हो गया थाईलैंड का, जब वो कंबोडिया के रिवर साइड पे पहुंचता है, सॉरी म्यांमार के, तो म्यांमार पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, वो भी उनके पास बंदूक वगैरह होते हैं। वो करते क्या है कि वसूली करते हैं कि अगर तुमको यहाँ म्यांमार से म्यांमार से आपको थाईलैंड जाना है तो आपको पैसे देने होंगे, जो भी $100 $200 वो लेते हैं, उनके पास जो भी पैसा वो उससे लूट लेता है। उसके बाद उसको अलाउ करते हैं। अच्छा, वो बोट पे भी नहीं ट्रैवल करता है, वो पानी में पैदल चलते हुए स्विम करते हुए वो क्रॉस करेगा और थाईलैंड के बॉर्डर पे आएगा। अगर वो थाईलैंड के बॉर्डर पे आ जाए तो वहाँ पे भी सेम वही लोग होते हैं जो उससे पैसा वसूल करते हैं, टैक्स लेते हैं, किसी भी नाम पे, भागने के नाम पे ले लेते हैं। एग्जैक्टली जो म्यांमार के जो यहाँ पे इस एरिया में होते हैं ना, जिनके पास बंदूक होता है, वो उसी कंपनी के लोग होते हैं जो कि उनके पास अथॉरिटी होता है, वो मार देते हैं या पकड़ के वापस ले जाते हैं। लेकिन बहुत भी अगर कन्विंस करते हैं कि हाँ मुझे आप पैसे ले लो और मेरे को छोड़ दो, तो वो छोड़ देते हैं वो चीज़ें। लेकिन ये डिपेंड करता है केसेस वाइज की कौन है वहाँ पे। तो अगर आप थाईलैंड आ जाते हो तो उस एनजीओ पे आप जाके हेल्प ले सकते हो, वो आपको पूरा मदद करते, रहने वगैरह, खाने का, आपको प्रॉपरली गवर्नमेंट से, एम्बेसी से सारी चीज़ें प्रोसेस करवा के आपको अपने इंडिया अपने कंट्री आपको भेज देते हैं। तो ये तो म्यांमार का कहानी रह गया कि यहाँ भी ऐसे तरीके से स्कैम चलता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं जाओगे तो इनडायरेक्टली आपको वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो इससे आप सेफ रहने के लिए चीज़ें आप खुद अवेयर रहो कि आप ऐसे जॉब स्कैम में कभी ही ना फंसो, ना लाओस के नाम पे, ना कंबोडिया के नाम पे, ना वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, किसी के नाम पे आप जॉब मत यहाँ पे ढूंढो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो 100% यहाँ पे जो भी ये कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे, टीचिंग के नाम पे या इलेक्ट्रिकल के नाम पे बुलाते हैं ना, ये 100% स्कैम जॉब होता है। $1 सैलरी नहीं देता है ऐसे एशियन कंट्री में। आपको खुद पता है अंदर से कि आप इतने लायक नहीं हो कि आप इतना डिजर्व करते हो, लेकिन आपको वो मैनिपुलेट किया जाता है या कन्विंस किया जाता है कि नहीं, आपको $1000 मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, मेरी गारंटी है। इनफैक्ट वो लिखित में देते हैं कि हम इतना आपको सैलरी देंगे। मैनिपुलेट हो जाते हो चीज़ों को लेकर। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस देख के आप चीज़ें सोचते हो कि मैं ये कर ही लेता हूँ, ये बेटर है, 1 साल में करके भी मैं अपने वापस कंट्री आ जाऊँगा। ये कुछ भी नहीं आप आ सकते हो, आपको सालों साल इसमें काम करना होता है। ये तो हो गया जो फोर्सफुली काम करवाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गए तो थे वहाँ पे काम करने के लिए, उनके अगेंस्ट भी हुए, लेकिन डे बाय डे उनके अंदर इतनी हैबिट्स आ गई कि वो वहाँ पे काम ही करने बैठ गए। वो 4 साल 5 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बेच रहे हैं। अब उनके साथ भी ट्रैप क्या हुआ कि वो तो गए वहाँ पे कुछ टाइम के लिए कि हाँ मैं नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने बोला, बट उनको जब ये समझ में आया कि वो नहीं जा सकते हैं तो उसके हैबिचुअल हो गए कि अब मुझे यहीं पे काम करना है और मैं यहीं पे अपनी लाइफ वगैरह को एंजॉय करूँगा। तो उनके चीज़ के लिए भी क्या चीज़ें व्यवस्था रखी है म्यांमार के बॉर्डर में, जो म्यांमार के स्कैम कंपनीज हैं उसमें उन्होंने क्या कर रहा है कि वहाँ पे एक बंदा था, मेरे से बातचीत भी है, उसने सारी चीज़ें डिफाइन किया। तो होता क्या था, वहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करते थे, जो स्कैम वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस देते थे, तो उनके लिए जिम एक्सेस मिलता था, उनको बार का भी एक्सेस मिलता था, उनको पूल वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह का भी एक्सेस मिलता था, जो अच्छा परफॉर्म करते थे। और जो काम नहीं करना चाहते या अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, उनको इनफैक्ट खाना का भी मिलना मुश्किल हो जाता था, मारना पीटना अलग होता था, इलेक्ट्रिक शॉक देते थे उनके साथ, उनके टारगेट्स वगैरह सेट करते थे। ये सब एग्जैक्टली क्या करते हैं कि वीकली टारगेट सेट करते थे कि आपको इतना स्कैम करना है, इतने लोगों के साथ स्कैम करना है। ये डेटा लाते कहाँ से? ये डेटा टिकटॉक से लेते हैं, कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक से डेटा निकालते हैं। अगर मैं एक सर्वे के हिसाब से बताऊं तो इंडिया के कुछ बैंक ने भी इनको डेटा लीक किया गया था, डेटा सेल किया गया था। गुड़गांव और कुछ इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट से बैंक वालों ने भी अपने डेटा को सेल किया गया था, सेल किया था अच्छे प्रॉफिट्स में, जो कि ये सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जिसके साथ वो स्कैम करते हैं, इनको कॉल करते हैं, उनके पास सारा डिटेल पड़ा होता है, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, कौन से बैंक में उनका अकाउंट है, अकाउंट नंबर, इनफैक्ट
क्या बैंक बैलेंस होंगे अकाउंट, वो सारी चीज़ें उनको पता रहता है स्कैम करने वालों को। तो ये डेटा आता कहाँ से है? तो आप ये समझ सकते हो कि डेटा एग्जैक्टली उनको कहाँ से मिलता है। इतना भी साफ़ सुथरा इंडिया नहीं है कि वहाँ के लोग इतने सही है कि वो डेटा नहीं सेल करते हैं। तो पूरा प्रोसेस डेटा सेल होने का है। जैसे फेसबुक भी अपना डेटा सेल करता है, इंस्टाग्राम भी सेल करता है, टिकटॉक भी करता है, वैसे हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे कंपनीज बैठे हैं जो ये सेल करते हैं। तो ये तो हो गया पूरे स्कैम को लेके कि ऐसे लोग फंसे हुए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खुश हूँ, एक तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं। बट एक बात को लेके दुखी ये होता है कि अभी भी वो लोग फंसे हुए हैं। अगर मैं बताऊँ, म्यांमार के जो स्कैम कंपनी फंसे हैं, अबव 2 लाख इंडियन आज भी करेंटली वहाँ पे फंसे हैं, क्योंकि वो ऑन इन रेशियो देखते हैं जितने लोग थाईलैंड आए, आज के डेट में वो थाईलैंड से वापस नहीं गए हैं, वो म्यांमार के बॉर्डर पे हैं। क्योंकि थाईलैंड के बॉर्डर से आपको साफ साफ पूरा वहाँ पे कंपाउंड आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो में आप सारी चीज़ें क्लिप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वहाँ पे कैसे वो चीज़ें ऑपरेट करते हैं। उनके पास अपनी खुद की आर्मी है अंदर ही अंदर, जो कि आपको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। उनका खुद का कैंटीन है, खाने पीने, मतलब वहाँ पे एक तरीके से पूरा अय्याशी है। जो उसमें फंस गया, जो सोच लिया कि मुझे रहना है, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो भागने की कोशिश किया तो वो अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेता है। अगर वो निकल गया तो ठीक है, नहीं तो लाइफ भी जा सकती है वहाँ पे। तो अगर इससे बचना है, अगर जो भी म्यांमार में लोग हैं जो म्यांमार की तरफ काम करते हैं, तो इनका इस एनजीओ से आप हेल्प ले सकते हो, इनको मेल वगैरह कर सकते हो, इनसे जो भी गाइडेंस होगा वो करेंगे। बाकी जो कंबोडिया का मैं बता रहा हूँ, कंबोडिया में एक ही प्रोसेस है अगर आप इसमें बचना चाहते हो। कि होता क्या है कि आप ना उसमें नॉन परफॉर्म करो चीज़ों को लेकर। अगर आप ऐसी जगह फंस गए हो तो उस कंपनी में आप नॉन परफॉर्म करो और उनके अगेंस्ट कभी मत जाओ। आप उनसे ये मत बोलो मुझे काम नहीं करना है। अगर ये वर्डिंग आप यूज़ करते हो, अगर वहाँ पे पता चलता है, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकलना। आप उनके हाँ पे हाँ बात मिलाओ और परफॉर्म मत करो वहाँ पे। तो होता क्या, जब परफॉर्म आप नहीं करते हो ना, तो वो कंपनी क्या करता है, आपको बेच देता है दूसरे कंपनी में। तो आप उनको ये बोलो सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ना मुझे दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर दो। तो वो उस कंपाउंड में ना बेच के वो आपको दूसरे एरिया में शिफ्ट करते हैं, बेच देते हैं। अब बेचते कैसे हैं, जैसे उन्होंने एजेंट को 3 लाख दिया, $3,000 दिया, तो ऐसे सेम $3,500 $5,000 में वो दूसरी कंपनी में सेल आउट कर देते हैं। तो आप ये सोचो, इंसान को भी यहाँ पे बेचा जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो वो जब बेचते हैं ना, तो उस कंपाउंड से आपको एक गाड़ी मिलती है, मतलब गाड़ी आती है, उसमें आपको बैठाते हैं और आपको उस दूसरे कंपनी में शिफ्ट कराते हैं। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जो शिफ्ट कराते हैं, उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है, आप जब ट्रैवल करते हो, वही आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। उसी ट्रैवल के दौरान आप भाग सकते हो, कुछ ऐसे डिटेल बोल के कि मुझे वॉशरूम जाना है या कोई भी चीज़ें खाना खाना है। जैसे आप वहाँ से उतरते हो तो आप नंगे पाँव जैसे भी हो आप वहाँ से भाग जाओ, और आपको पकड़ने वाला नहीं है। एज सुन एज अगर वो उस एरिया में है, वो ट्राई कर सकता है पकड़ने के, लेकिन अगर आप उससे बहुत दूरी बना लेते हो तो आप वो चीज़ें बचाव कर सकते हो। और भाग के आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाओ, या फिर वहाँ से किसी से भी हेल्प लेके, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप उस टैक्सी वाले को सीधा कन्विंस करो कि मुझे फ़ोन हम फेम लेके जाए। एक बार आप सिटी के अंदर एंटर कर जाते हो तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। ठीक है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट आपका कैप्चर कर लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सुन एज जैसे भी आप कंबोडिया के फोनम फेम सिटी में पहुंचते हो, तो आप सीधा इंडियन एम्बेसी जाओ, जिस कंट्री के आप हो। अगर पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाओ, इंडियन एम्बेसी अगर इंडियन हो इंडियन एम्बेसी में जाओ। वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, एक बहुत ही फेमस नाम है अब्राहम सर करके, वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, लोगों का हेल्प करते हैं। क्योंकि बहुत लोग हमारे नोन के गए, वहाँ पे फंसे थे, वहाँ गए तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट आउट ऑफ द वे जाके भी उन्होंने पैसे को भी लेके हेल्प किया है उन्होंने। तो आप वहाँ जाओगे तो एक बार आप वहाँ सिक्योर हो जाओगे। तो प्रोसेस क्या है फिर वापस इंडिया आने का, कि आप जैसे पहुँचोगे एम्बेसी में, तो वो आपको पूरा मेथड बताते हैं कि आप जाके पहले लोकल पुलिस थाने में एक कंप्लेन करो, उस कंप्लेन को ट्रांसलेट करवाओ इंग्लिश में, वो कॉपी आप हमारे पास लाओ, हम आपको एक इमरजेंसी पासपोर्ट बना के देंगे। तो इमरजेंसी पासपोर्ट बना के देते हैं, वो 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है, $70 का फीस होता है। प्रॉपरली जितना दिन आपने ओवर स्टे किया वो आपको फ़ाइन भरना पड़ता है इमिग्रेशन पे। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट बनता है, अच्छा जो आप कंप्लेन करने जाते हो आप डायरेक्टली कर नहीं पाते, लैंग्वेज का इशू है, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो $50 वगैरह लेते हैं, $50 में आपका कंप्लेन वगैरह करवा देता है, आपको जाना भी नहीं पड़ता है। नियर बाई वहाँ पे होटल्स वगैरह रहते हैं, आप होटल पे जाके स्टे करो अपना, वहाँ पे खाना पीना सब रहता है। वो एम्बेसी वगैरह आपको खुद गाइड कर देता है, यहाँ पे सबसे सस्ते में है, आप वहाँ पे रहो। 2-3 दिन जैसा आपका फाइल बन जाता है, आप उसके बाद इमिग्रेशन पे जाके, जो कि एयरपोर्ट के ठीक सामने है, इमिग्रेशन पे जाके आप अपने फ़ाइन को चेक करो कितना दिन आप ओवर स्टे हो। पर डे का $10 का फ़ाइन लगता है, वो आप पे करो, अपनी फ़्लाइट बुक करो और अपने
वापस अपनी कंट्री पे आप चले जाओ। तो ये तो प्रोसेस हो गया जो लीगल प्रोसेस है। बाकी भागने वगैरह का जो है वहाँ से निकलने का, मैंने आपको बताया कि आप उनके हाँ पे हाँ मिला के रखो तब तक जब तक आपके पास वो ऐसा टाइम नहीं आता कि आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया जा रहा है। या फिर किसी बहाने अगर आप ऐसे कंपनी में फंसे हुए हो जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह अंदर नहीं है या कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो आप बीमार होने का एक नाटक कर सकते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन जानते हैं कि उनको निकलना कैसे है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप लीगली इससे नहीं निकल सकते हो। और बात रहा एम्बेसी या गवर्नमेंट क्यों इस पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एम्बेसी का भी एक क्राइटेरिया है जो वो अगर मैं बताऊं जो मुझे पता चला था, वो पर ईयर 1 साल के अंदर 300 लोगों को ही रेस्क्यू कर सकते हैं, जो कि करते भी हैं। बहुत ऐसे न्यूज़ आए थे जो रिसेंटली 60 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया था, प्रॉपरली उस कंपनी में घुस के रेड मार के उन लोगों को बाहर लाया गया, उनको प्रॉपरली फिर इंडिया भेजा गया। तो वो करते हैं, लेकिन उनके भी एक लिमिट्स हैं कि पर ईयर वो 300 से अबव नहीं कर सकते हैं। और ड्यू टू इन्वॉल्वेशन ऑफ कंबोडियन गवर्नमेंट, ये बहुत टफ हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वहाँ के जो माफिया हैं, जो वहाँ के रिच लोग हैं जो इस स्कैम या रैकेट को चलाते हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि इससे लोग बाहर आएँ। फिर सालों साल ये रैकेट चलता आया है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहो। अगर कभी भी इन फ्यूचर आप इंडिया में हो, अगर कुछ ऐसे एजेंट्स मिलते हैं तो आप सीधा डिनाई कर दो, हमें नहीं करना इस तरीके का जॉब, ना आपको कोई पेमेंट करना। क्योंकि एज सून जब आप इंडिया आते हो ना, तो भी आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो एजेंट्स से आपने कांटेक्ट किया या फिर वो भाग जाते हैं, और जो लीगल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा वापस कर सकते हैं, लेकिन आपका लाइफ या फिर आपने जो वहाँ पे झेला वो चीज़ें आपको ही चीज़ें सहन करनी पड़ती है। तो अगर कभी भी ये चीज़ें आपके साथ हो, इंसिडेंट्स हो, तो इस तरीके से आप प्रिकॉशन ले सकते हो। पहली दफ़ा ये कि आप ऐसे कंट्रीज़ में विजिट ही मत करो जॉब पर्पस के लिए, क्योंकि इस कंट्रीज़ में ज़्यादातर स्कैम जॉब ही चल रहे हैं। हाल फिलहाल में दुबई में भी ऐसे मामले देखे गए हैं कि दुबई में भी स्कैम कंपनी चल रहे हैं। इनके जो भी मेनली ऑपरेटर्स हैं वो सब चाइनीज़ हैं, टोटली 100% चाइनीज़ हैं। मलेशियन चाइनीज़ भी इसमें इन्वॉल्व है। मीन्स ये चीज़ें देखने के बाद ना, ये इंसिडेंट्स देखने के बाद मेरा खुद एक तरीके से हेट हो रहा है कि यार चाइनीज़ ऐसे होता है। सारे चाइनीज़ ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिच चाइनीज़ जो माफियाज़ हैं वहाँ पे, जो अपनी कंट्री में रह के स्कैम नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। और एग्जैक्टली किस तरीके का स्कैम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इंडिया में क्या चल रहा है, कोई पुलिस बन के आपको कॉल करेगा, वर्दी में रहेगा, बैक साइड में पुलिस का पूरा लोगो रहता है, आपको हैरेस करते हैं कि भाई आपका लड़का पकड़ा है, या फिर आपने कोई पार्सल किया था उसमें ड्रग्स थे। मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें आपको बताएं, इलीगल चीज़ जिसमें आप ट्रैप हो जाते हो। और उसके बाद आपको क्या लास्ट सॉल्यूशन देते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, अगर आपको इससे बचना है तो आप 40,000, 50,000, 1 लाख आप भागो। बंदा डर के मारे वो चीज़ें कर देता है, जिसको नॉलेज नहीं इस चीज़ का, जो कभी ये चीज़ें अवेयर नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें पे कर देता है, उसके साथ स्कैम हो जाता है। ये तो हो गया जो रिसेंटली चल रहे हैं। एक स्कैम चलता है जो कि लड़की बन के आपसे बात करेगी। एग्जाम्पल, एक लड़की के प्रोफाइल में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड बनते हो, वो आपसे चैट करेगी, फिर आपको व्हाट्सअप पे ले आएगी, फिर टेलीग्राम पे ले आएगी, सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी आपसे बात। वो इतना आपको इन्वॉल्व कर देगी एक तरीके से, जो कि वो जो चैट कर रहा है वो लड़का ही है, वो लड़की नहीं है। आपको चैट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ऐसा फंसा देंगे कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि यार तुम इस पे इन्वेस्ट करो, आपको इतना मिला, और वो आपको प्रॉफिट भी देंगे। ऐसा नहीं है, छोटे अमाउंट पे आपको प्रॉफिट देंगे। जब एक तरीके से वो ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं, तो वहाँ पे लंबा चौड़ा जब भी पेमेंट लगाओगे 1 लाख 2 लाख, तो वहाँ से फिर चीज़ें आपके साथ स्कैम हो जाती है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हनी ट्रैप स्कैम। सेकेंड हो गया आपको जो पुलिस वाला स्कैम वगैरह चला, डिजिटल ये तो चल ही रहा है। बाकी बैंकिंग का ही है कि आपके कार्ड वगैरह ब्लॉक हो गए, आपके KYC वगैरह डॉक्यूमेंट्स, तो इस तरीके स्कैम चल रहा है। अरेस्ट का चल रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे वो एजेंसी आपको दिखाएंगे ना कि आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं, आपको अपने लोगों के साथ टारगेट किया जाएगा। तो वो करते क्या है, इंडियंस को इंडियन के साथ स्कैम करवाते हैं, क्योंकि इंडियंस को पता है, जो वहाँ पे बैठे हैं ना स्कैम करने वाले, उनको पता है कि उनका माइंडसेट क्या है, वो उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं पैसे लूटने के लिए। सेम ऐसे ही पाकिस्तानी को टारगेट करता है, चाइनीज़ को भी टारगेट करता है। ऐसा नहीं कि जो चाइनीज़ लोग हैं, चाइनीज़ कम्युनिटी वहाँ पे है तो स्कैम करे, तो वो अपने लोगों के साथ नहीं करते, वो अपने लोगों के साथ भी स्कैम करते हैं प्रॉपरली। वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो किसी के भी सगे नहीं है। तो चाइनीज़ जो वो कर रहे हैं ना, चाइनीज़ ऑपरेट कर रहे हैं ये बहुत बड़े स्कैम, तो ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। ना इंडियंस छोड़ते हैं, ना अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। अब होता क्या है कि एक जो पॉलिसीज़ नहीं बोल सकते हैं, जो रूल्स बताते थे लास्ट में कि भाई
अगर छोड़ने का बात आता है कि आप बहुत कन्विंस करते हो, हाँ पे हाँ भी मिलाते हो, लास्ट में रिक्वेस्ट करता आप मुझे जाने दो, ये है वो है, तो वो क्या बोलते हैं, जो चाइनीज़ लोग होते हैं, जो ट्रांसलेटर या मैनेजर होते हैं, वो ये बोलते हैं ठीक है मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, क्योंकि मैंने आपके एजेंट को $3,000 दिया, $4,000 $5,000 दिया, आप ये पैसा मुझे अपने फैमिली से मंगवा के दो, मैं आपको यहाँ से प्रॉपरली छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये जब बोलते हैं तो आदमी के मन में आता है कि ठीक है चलो मैं इस बहाने में किसी तरीके से निकल जाऊंगा, तो अपनी फैमिली से उतने पैसे मंगवाते हैं। तो आप ये सोचो ना, पहली बात तो वो जब अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको कैसे छोड़ेंगे। तो वहाँ भी आप स्कैम करने वाले आपके साथ भी स्कैम करते हैं। एट लास्ट 1 साल 2 साल बाद जब आप ये होता है ना कि मुझे जाना है, आप मुझे जाने दो, तो वो जाने नहीं देते, वो इस तरीके से आपसे भी स्कैम करवाते हैं। तो प्रॉपरली जब आप पैसा मंगवा लेते हो अपनी फैमिली से थ्रू बाइनेंस या थ्रू किसी भी अकाउंट के थ्रू डिजिटली, तो आपको तब भी नहीं जाने देते हैं और बहुत प्रेशर करते हो, तो आपको मारते पीटते हैं, फिर से काम करवाने लगते हैं। तो कभी इस चक्कर में मत फंसना भाई कि अगर आप उस कंपनी में हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये ट्राई करते हो कि हाँ आपका एजेंट या फिर जो भी है ओनर वो बोल रहा है कि आप पैसा इतना मंगवाओ मैं तुमको छोड़ दूंगा, तो इस चक्कर में भी आप मत रहना, क्योंकि वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो स्कैम्स इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं। विक्टिम्स अपने इंडियंस ही हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, वो किसी को भी नहीं बख्शते हैं। जो भी इस ट्रैप में फंसा उसके साथ एक ही चीज़ हुआ, या फिर वो मिसिंग हो गया उस कंट्री से, या फिर भाई वो अगर भाग पाया तो भाग के वो निकल गया। तो भागने का जो भी है तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लोग हैं। लेकिन कंबोडिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज की डेट में एक ग्रुप बना के हेल्प कर रहे हैं। मेरे पास उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, क्योंकि मेरे कुछ लोगों को उन्होंने निकाला भी उस कंपनी से। वो बेसिकली क्या करते हैं नाइट टाइम में, मतलब वो भगवाते हैं एक तरीके से, कोई लीगली वो प्रोसेस नहीं है, वो एक तरीके से उस कंपनी उस कंपाउंड से निकालने का पूरा कोशिश करता है। उसके बिहाफ में जो भी उनको लगता है एग्रीमेंट्स पैसे वगैरह वो लेते हैं, बट वो चीज़ें प्रॉपरली आपको निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो भी आपका प्रोसेस है इमिग्रेशन वो आप खुद करा सकते हो, उनके थ्रू करवा के आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। म्यांमार के जो लोग हैं वो उस NGO से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी उनसे हेल्प होगा आपको वो चीज़ें बताएंगे। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना, आप कभी भी अगर ये चीज़ें बात करते हो, किसी से भी कोऑर्डिनेशन करते हो, मेल के थ्रू बात करते हो, वो करने के बाद वो चीज़ें आप डिलीट कर देना, बिकॉज फ़ोन कभी भी वो चेक कर लेते हैं, जो भी आपके चाइनीज़ गैंग या ग्रुप्स हैं वो चेक कर लेते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जिस ग्रुप में आप जा रहे हो, मान लो आप ऐसे ग्रुप में काम करो जिसमें 2 पाकिस्तानी, 4 इंडियन, कुछ नेपाली हैं, सब विक्टिम है अगर एक तरीके से, तो ऐसा नहीं कि सब आपके सगे हो सकता है उनके बीच में भी एक ऐसा बंदा बचा हो जो उनका सगा हो और आपके प्लान्स वो बताता रहेगा उन लोगों को। तो गलती से भी करके आप ये चीज़ें किसी को शेयर मत करना। अगर आप वहाँ से भागने वाले हो या निकलने वाले, तो ये चीज़ बस आपको पता होना चाहिए, ना कि आपके बगल वाले को भी पता होना चाहिए। वो चाहे कितना भी सगा आपका बनता हो, कि वो आपके सेम स्टेट से ही बिलोंग करता है या आपकी सेम कंट्री से बिलोंग करता है, वो आपको अपनी स्टोरी बताएगा, बट आप उसके बाद पे यकीन मत करना, वो अपना खुद निकले। अगर है तो आप निकलने के बाद उनको कांटेक्ट दे सकते हैं या फिर उनको बता सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, बहुत केसेस में ऐसे हुआ कि आपके ग्रुप में ही बीच में 1-2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कंपनी के ही आदमी हैं। तो जब भी आप ऐसा प्लान करते हो भागने का, वो चीज़ें कंपनी को रिवील कर देते हैं और वहाँ से आपके लिए और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनकी जो हालात हैं वो सुन के एक तरीके से बहुत ही डर सा लगता है कि अगर आप वहाँ फंस जाते हो तो आपको वहाँ पे अपना लाइफ एंड ही करना पड़ता है, या फिर आपको लाइफ टाइम स्कैम करना होता है। क्योंकि स्कैम कुछ लोग क्यों भी नहीं करते हैं, मैं सिंपल चीज़ एक बता देता हूँ। इंडियंस क्या होता है ना, बहुत लाइक एक तरीके से लॉयल होते हैं कि ठीक है अगर कोई उनको काम दे रहा है तो उनके लिए वो बहुत लॉयल है, वो काम करेंगे। तो कुछ लोग अगर प्रेशराइज में आकर वो काम भी करते हैं तो उनका मन कहाँ डर सा जाता है कि जो स्कैमर्स है ना वो इतने हाई लेवल पे स्कैम करते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो होता क्या है कि कुछ केसेस ऐसे हुए थे कोलकाता में कि उन्होंने कुछ फीमेल के साथ स्कैम हुआ था 2-2.5 लाख का। जिस बंदे ने स्कैम किया वो इंडियन था। जब स्कैम किया उसने, तो उसके बाद रिवर्ट में जब उसको उस लड़की ऊपर चले मेरे साथ स्कैम हो गया, तो उसने ना लाइक कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भेजी अपनी। क्या फ़ोटोज़ भेजी कि उसने अपने हाथ काट लिए, ब्लीडिंग हो रहा है, लाइक फांसी लगाते हुए अपना फ़ोटो कि भाई मैं मर जाऊँगी अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए। मतलब उसने अपने फैमिली का सारा सिचुएशन भेजा एज अ वीडियो के द्वारा, फ़ोटो के द्वारा सारी चीज़ें भेजी। उससे भी अगर नहीं काम चला तो जब जिसके पास कोई रास्ता नहीं मिला, जिसने अपना सारी चीज़ गंवा दिया इस स्कैम में, वो रियल में वो चीज़ें लाइक फांसी वगैरह उसने ले लिया और वो वीडियो वगैरह
लाइक लाइव, ये सारी चीज़ें लाइव हो चुकी हैं। तो जब उनके पास वो एविडेंस जाते हैं ना जिन्होंने स्कैम किया, तो एक बार के लिए वो डर सा जाते हैं कि मेरे वजह से किसी इंसान का मौत हो गया, उसकी लाइफ ख़राब हो गई। तो एक बार के लिए उनके अंदर गिल्ट आता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, जिस काम के लिए मैं आया था मैं इस काम के लिए नहीं आया था। लेकिन हैबिट्स होने के बाद, उनके पास कोई रास्ता नहीं नज़र होने के बाद जब वो काम करते हैं, तो उनके साथ जब ये सामने आ जाता है तो फिर उनको भाग नहीं रहता है वो किसी भी तरीके से। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी भागना चाहे तो वो चीज़ें दिमाग में रखे कि कभी भी किसी को बताए ना, नॉर्मली प्रिपेयर्ड रहे। और दूसरी बात ये, अपने पासपोर्ट का केयर ना करिए, ना सामान का केयर करिए, बिकॉज वो अपना फ़ोन अपना लेके रख सकते हैं, बाकी ये बैग वगैरह कोई भी चीज़ें वो पिकअप ना करें वहाँ से, क्योंकि आप वो लेके नहीं भाग पाओगे, ना पासपोर्ट। तो आप जब भी ऐसा प्लान करो तो बेसिकली सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना, आप किस लोकेशन पे हो, आपकी लोकेशन से नियर बाई लोकेशन कौन सा सिटी एरिया पड़ता है, कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है। बिकॉज एक बार आप अगर पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाते हो तो आपके पास लाइक 99% श्योर हो जाता है कि आप फिर वापस उस कंपनी में नहीं जा पाओगे, ना वो जाने देंगे, और ना आप जब उनको बताओगे सारी डिटेल में तो वो आपको खुद हेल्प ही करेंगे। वहाँ की पुलिस वगैरह हेल्पफुल है, मैं ये नहीं बोलूँगा वो हेल्पफुल नहीं है, मिली हुई होती है, लेकिन प्रॉपरली वो आपको रेस्क्यू कभी नहीं कर पाएंगे। उनके भी हाथ बने, वो रेस्क्यू नहीं कर सकते, वो कंपनी से मिले हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट का ऐसा पावर है, वो रेस्क्यू नहीं कर सकते। बट अगर वो विक्टिम वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो कभी लाइक उस कंपनी को इन्वॉल्व नहीं करते, वो उसको भगा देते हैं वहाँ से, या फिर उसको सिटी की तरफ भेज देते हैं, वो उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष आपको देखने को मिल गया कि वहाँ की गवर्नमेंट भी मिली हुई है, वहाँ के पुलिस भी मिले हुए हैं, बट जहाँ से उनसे हेल्प हो पाता वो करते हैं नियम से, कि उनके ऊपर भी बातें ना आए, ना उनके ऊपर कोई प्रेशर आए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन इसमें पूरा 100% इन्वॉल्वेशन है, कंबोडिया का गवर्नमेंट भी, और इनफैक्ट म्यांमार में तो है ही नहीं गवर्नमेंट, तो वहाँ के आज के डेट में मिलिट्री शासन, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले इस स्कैम का। कुछ भी घटना हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, कोई भी किसी से मतलब नहीं है। तो ऑन एंड रिकॉर्ड तो यही दिखता है कि भाई इंडियन बंदा थाईलैंड आया, तो थाईलैंड में रिकॉर्ड पड़ा था कि ये बंदा इंडिया लाइक थाईलैंड में ओवर स्टे, बट बेसिकली वो थाईलैंड में नहीं, वो म्यांमार में पड़ा हुआ है। और ऐसे कंपाउंड बहुत सारे चल रहे हैं, डे बाय डे ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। आप देखोगे ये कंपाउंड बनते ही जा रहे हैं, 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड, ये लाइक इंक्रीज़ होते जा रहे हैं बहुत बड़े एरिया में। ये जंगल के एरिया में बनाए जाते हैं, या ऐसे विलेज एरिया में जहाँ पे किसी का आना जाना ज़्यादा नहीं है, इन्वॉल्वेशन नहीं है। सेम कंबोडिया में भी वही है, कंबोडिया में भी यही आउटर एरिया में इसको कंपाउंड बनाया गया है। ये कंपाउंड बेसिकली वहाँ के लोकल लोग जो भी बिल्डर्स है वो बना देते हैं, उसको रेंट आउट कर देते हैं चाइनीज़ लोगों को। चाइनीज़ लोग मैनेजर रखते हैं, मैनेजर के पास ग्रुप होता है 10 लोगों का, 20 लोग का, जैसा उनको काम करना है प्रॉपरली। अगर मैं एक बात बताऊं तो एक ही बिल्डिंग में जो विक्टिम था वहाँ पे जो भागा था, उसी फ्लोर में सेकंड रूम होता है, उनके अपने कैटेगरीज होते हैं, 7-8 रूम्स होते हैं। एक रूम में इंडियंस काम कर रहे हैं, दूसरे रूम में वियतनामीज काम कर रहे हैं, तीसरे रूम में इंडोनेशियन काम कर रहे हैं। वो अपने ही लोगों को ठग रहे हैं, बेसिकली प्रेशर में आके ठग रहे हैं, या फिर उनको ये चीज़ का हैबिट होगा कि हमें यही काम करना, हमें पसंद है, तो वो कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा ट्रैप है ये जॉब का। तो ये इस ट्रैप में कभी भी आप मत फंसो। अगर फंस जाते हो तो जल्द से जल्द ये चीज़ें निकलने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप सोचते हो, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी करवाते हैं कि 1 साल बाद हम आपको जाने देंगे, कोई गारंटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी आपको जाने देंगे, क्योंकि वो आपका वीज़ा तक नहीं लगवाते हैं, क्योंकि वो ओवर स्टे करवा देते हैं आपका, प्रॉपरली सारा चीज़ ख़राब कर देते हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं होता। आपको एक तरीके से डरा भी देते हैं कि आप इंडिया जाके क्या ही करोगे, आपका ओवर स्टे हो गया 3-4 महीने का, 1-1.5 लाख रुपये आपको ओवर स्टे में भरना पड़ेगा, पासपोर्ट देंगे नहीं, वीज़ा लगा नहीं है, आपने इतना पैसा एजेंट को भरा है, आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई है। डर के मारे कुछ लोग तो अपने घर पे बताते भी नहीं है कि हम ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं, बिकॉज वो अपने घर की हालात देख रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो अपने घर पे नहीं बताते कि वो कुछ कर नहीं सकते और परेशान हो जाएंगे। लेकिन एट लास्ट में ये चीज़ें कभी भी मत करो। आप ये मत सोचो कि घर वाले पैनिक हो जाएंगे, बट आप ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आप अपने कंट्री में बात करो, या ऐसे NGOs में बात करो जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे निकालने के लिए, और वो प्रॉपरली आपको सारा सपोर्ट करेंगे। जो समय लगेगा, टाइम लग सकता है, लेकिन सपोर्ट वो आपको करते रहेंगे जैसे भी, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो लेते रहेंगे कि कितने बंदे आपके बिल्डिंग में, आप कैसा काम करो, किस तरह काम कर रहे हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो जैसे जैसे होता है वो खुद रेस्क्यू करते हैं। क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेशन है कि कंबोडिया में भी कि एम्बेसी 300 लोगों को 1 साल में वो रेस्क्यू करते हैं, प्रॉपरली करते भी हैं, न्यूज़ चैनल में आप देख सकते हो, तो सब कुछ करते हैं। तो इस ट्रैप में कभी भी ऐसी चीज़ें आप मत फंसना। कोई भी ऐसा अगर आपको लालच देता है, इंडिया में भी एजेंट वगैरह, या कुछ लोग होते हैं कि
कंबोडिया पहुँच गए, जैसे आपके दोस्त वगैरह पहुँच गए, वो जॉब कर रहे हैं और उनको वो जॉब पसंद आया। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग को पसंद आ जाता है यहाँ मुझे ये करना है, तो वो क्या करते हैं कि बंदे को बुलाते हैं इंडिया से कि ट्रैप में कि ठीक है भाई हमारे पास तो अच्छी जॉब है यार, $1000 मिल रही है सैलरी, कंपनी वगैरह बढ़िया, वीडियोज़ वगैरह भेजते हैं, मज़े की ज़िंदगी यहाँ पे। तो बेसिकली क्यों करते हैं, कमीशन के चक्कर में, क्योंकि उनको 3 लाख 3.5 लाख रुपये कमीशन मिल जाता है एक बंदे के ऊपर। तो एजेंट के थ्रू ना बुला के सीधा डायरेक्टली बुलाते हैं अपने दोस्त को और उसको अपनी कंपनी में ना रख के दूसरी कंपनी में डाल देते हैं और फिर वहाँ से सारी कोऑर्डिनेशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो कोई भी इस कंपनी में या कोई भी इस काम के जो इन्वॉल्वेशन है, कोई भी आपका सगा नहीं है, और जो अगर सगा है तो वो आपको ठगा नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई भी अगर आपका दोस्त यार भी क्यों ना हो, इस चक्कर में आप मत फंसना कि आपको अच्छी जॉब वहाँ पे मिल पाएगी। अगर मैं सच बात करूँ तो कंबोडिया जैसे कंट्रीज़ में जिसकी वैल्यू भी नहीं है इंडिया के सामने, जहाँ पे वहाँ पे सिस्टमेटिक चीज़ें है नहीं, करप्शन 100% पे है, तो आप वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। $1000 कैसे मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार के लिए थाईलैंड माना जा सकता है, वियतनाम में भी जॉब्स हैं ऐसा नहीं है, बट सिटी एरिया में अगर वियतनाम का बात करूं तो योगा टीचर वगैरह की अच्छी वैकेंसीज निकलते हैं वियतनाम में। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जॉब करते हैं। थाईलैंड में IT सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में अच्छे जॉब्स हैं। बट कोई अगर आपसे बोले कंप्यूटर ऑपरेटर का आपको $1000 दे रहा है, टीचिंग का आपको 1000 दे रहा है, टीचिंग का भी जॉब होता है बट वो इंटरनेशनली लेवल पे होता है, उसके बहुत क्वालिफिकेशंस होते हैं जो उस ट्रेंड में है तो उनको पता होगा। लेकिन आप ये सोचो कि नॉर्मली ट्यूशन देने के लिए, एक प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, इंग्लिश बोलने वाले के लिए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए $1000 बहुत बड़ी सैलरी होती है, जो कि कोई कंट्री में नहीं मिलता है। दुबई, सऊदी जैसे जगह पे भी मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि वहाँ की भी बेसिक सैलरी 1000-1500 दिरहम या फिर जो कि वहाँ की लोकल करेंसी है वो रहती है। तो इस ट्रैप में ना ही फंसो तो बेटर है। फंस गए हो तो पेशेंस रखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि कैसे भाग सकते हो, क्योंकि मेरे नोन में टोटली 6 लोग थे जो भागे थे इस बीच में, और वो अच्छे से चीज़ें मैनेज किया उन्होंने, पेशेंस रखा, कंपनी में कभी अगेंस्ट नहीं गए, उनके हाँ पे हाँ मिलाए। एक तरीके से उन्होंने कंपनी का ही ट्रस्ट जीता। जैसे आप स्कैम करते समय सामने वाले का ट्रस्ट जीतते हो तब उसके साथ आप स्कैम करते हो, तो सेम चीज़ वही आपको भी चाइनीज़ के साथ करना, उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। एज यूजुअल चाइनीज़ जो ओनर्स होते हैं उनको ना इंडियंस और पाकिस्तानी पे थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव होता है, बिकॉज वो पैसे के लिए वो स्टे कर जाता है और वो काम कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अगेंस्ट रहते हो डे फर्स्ट से तो आपको टॉर्चर करते हैं। तो आप उनका ट्रस्ट जीतो। ट्रस्ट जीतने के बाद थोड़ा सा उनसे आप फ्रीडम लेने की कोशिश करो कि भाई उनके हाँ पे हाँ मिलाओ, आप उनको करो काम, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 स्कैम आप करके दो ताकि उनको ट्रस्ट हो कि आप उनके ही आदमी हो, आप कंटिन्यू करोगे। और जब आप ट्रस्ट जीत जाओ तो कभी कोई ऐसा ओकेजन पड़ता है कि आप अपने ओनर से इंटरेक्ट हो रहे हो, तो आप बोल सकते हो उनसे कि ठीक है थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए या एक ट्रिप के लिए ही प्लान कर रहे, किसी भी बहाने, हॉस्पिटलाइज के बहाने या थोड़ा सा बाहर मन बहलाने के लिए घूम ले, किसी भी बहाने आप अगर बाहर निकलते हो तो बस 9-11 हो जाना, आप वहाँ से रुकना मत। आपका कोई भी चीज़ उस कंपाउंड के अंदर है उसको छोड़ दो, चाहे फ़ोन, लैपटॉप कुछ भी हो, उसके बारे में आप मत सोचो, बिकॉज आपका लाइफ आपके दांव में लगा हुआ है। तो आप फ़ोन लैपटॉप के चक्कर में मत फंसना, आप भाग जाओ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी और भी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि रियल लाइफ में चीज़ें हुई हैं, ऐसे विक्टिम्स हैं जो मेरे से भी कांटेक्ट में हैं। डे बाय डे मैं उनके वीडियोस वगैरह डालूँगा, और जो भी उनसे अवेयर होगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पे झेली हैं, उन्होंने उस चीज़ को टाइकून किया है, उसको समझा है, भागा है वहाँ से, तो आज के डेट में वो वापस अपने इंडिया या अपने मुल्क में आके बैठे हुए हैं और उस चीज़ों को बता रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप समझो और किसी तरीके से भी स्टेप में मत फंसो, क्योंकि ब्रेन वॉश करना बहुत ही ईजी है। इंडिया में बहुत ऐसे एजेंट्स हैं, इनफैक्टली वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको भेज देते हैं कि ठीक है पैसे मत दो, तुम वहाँ पे जाओ, जॉब करो, वेल एंड गुड है, हम बस सेवा कर रहे हैं, ऐसा वैसा करके भी आपको भेज देते हैं। तो क्योंकि उनको कमीशन तो मिल रहा है ना कंबोडिया से, तो वो 3 लाख अभी भी प्रॉफिट में है। तो आप बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकते। आप वापस जाने के बाद आपको ही पता है इंडिया का जो भी पुलिस है या जो भी प्रोसेस है, कोई किसी के करने लायक नहीं है, क्योंकि कोई एविडेंस रहता नहीं है। तो
आप ये एक्सपेक्ट मत करना इंडिया जाने के बाद उस एजेंट को आप कोई चीज़ करवा पाओगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी पैसे दे के अपने एरिया में रह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रॉड्स हैं 1-2 केसेस करने के बाद वो भाग जाते हैं। तो आप उससे बेटर ये है कि आप उस काम में फंसो ही मत और अवेयर रहो इस चीज़ों को लेके। बाकी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।